प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण विषय के पाठ वाक्य के अंग के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा कि वाक्य क्या होता है, इसके साथ साथ शब्द और पद में अंतर क्या होता है, वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। एक एक उदाहरण के माध्यम से हमने उसको देख लिया था। अब हम सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों को विस्तार के साथ पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आप अच्छे से हल कर सकें, आपको कोई परेशानी या असुविधा न होने पाए। तो आइए हम देखते हैं। सरल वाक्य को पढ़ने से पहले हमें वाक्य के अंग के बारे में पढ़ लेना आवश्यक है, तभी हम समझ पाएंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या है? आपके सामने दो वाक्य लिखे हुए हैं। मोहन ने आम तोड़ा, बेकार बैठे रहने वाले आलसियों से सावधान रहें। ये दो वाक्य लिखे हुए हैं। इन दोनों वाक्यों में उद्देश्य भी है और विधेय भी है। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में बात कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके विषय में बात कही जाती है, बात की गई होती है, कार्य किया जाता है, वह उद्देश्य कहलाता है। तो मोहन ने आम तोड़ा, इस वाक्य में किसके विषय में बात की जा रही है? मोहन। दूसरे वाक्य में देखिए आप, किसके विषय में बात की जा रही है? बेकार बैठे रहने वाले आलसियों से सावधान रहें। आलसियों के बारे में बात की जा रही है। पहले वाक्य में मोहन के बारे में, दूसरे वाक्य में आलसियों के बारे में बात की जा रही है। तो हमने अभी क्या बताया आपको? उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य वह होता है जिसके विषय में वाक्य में बात कही जाती है। अब मोहन के साथ ये ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, कर्ता कारक का चिन्ह लगा है। इसी तरह आलसियों से, यहां पर से में अपादान कारक का चिन्ह लगा हुआ है। आप कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, इन कारकों के बारे में आप जानते हैं। उद्देश्य जो होता है कारक चिन्हों के सहित होता है, यानी यह पूरा का पूरा उद्देश्य कहलाएगा, अपने कारक चिन्ह के साथ उद्देश्य कहलाएगा। तो प्रायः कर्ता ही उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिए, मैं प्रायः बोल रहा हूं, हमेशा नहीं। प्रायः कर्ता ही उद्देश्य होता है। अब दूसरे वाक्य में देखें आप, यहां भी आलसियों से, यह क्या है? उद्देश्य है। आलसियों से पहले यह जो वाक्यांश है, यह जो पद समूह है, बेकार बैठे रहने वाले, यह आलसियों के विशेषण के रूप में यह वाक्यांश आया हुआ है। कैसे आलसी? जो बेकार बैठे रहते हैं। अतः यह क्या कहलाएगा? यह उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्देश्य विस्तार। आपने जान लिया यह उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि इसके विषय में बात की जा रही है, तो यह उद्देश्य है और यह उद्देश्य विस्तार है। विधेय किसे कहते हैं?
विधेय कहते हैं उद्देश्य के विषय में जिस शब्द द्वारा विधान किया गया होता है उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य मोहन ने के लिए किस शब्द द्वारा विधान किया गया है? तोड़ा शब्द द्वारा। इसी तरह आलसियों से किस शब्द द्वारा विधान किया गया है? रहें द्वारा। लेकिन रहें अपने आप में अपूर्ण लग रहा है, अधूरा लग रहा है, तो हम यहां से यहां तक पूरा ले लेते हैं। और क्यों ले लेते हैं हम आपको बताएंगे। पहले आप इसे देख लें। तोड़ा विधेय है। क्या है? विधेय है, क्योंकि इसी शब्द द्वारा उद्देश्य मोहन के लिए विधान किया गया है। तो आम क्या है? इस विधेय का विस्तार है। यह विधेय विस्तार है। मतलब अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रायः जो कर्ता होता है वह अपने विशेषण के साथ, जैसे इसमें विशेषण या उसके लिए कोई वाक्यांश प्रयुक्त है तो उस वाक्यांश के साथ पूरा का पूरा कर्ता उद्देश्य और अपने विस्तार सहित उद्देश्य होता है। इसी तरह क्रिया विधेय कहलाती है और उद्देश्य के अलावा, अपने विस्तार के साथ उद्देश्य के अलावा जो विधेय है उसको छोड़ करके बाकी जितना कुछ वाक्य में रहता है वह सब विधेय का विस्तार कहलाता है। हम एक दूसरे उदाहरण से समझेंगे। अभी आप इसको देख लें। यहां दो विधेय हैं। यहां सीधे सीधे क्रिया आ गई तोड़ा और स्पष्ट है, लेकिन यहां रहे क्रिया द्वारा बात अधूरी लग रही थी, तो हमें एक पूरक लाना पड़ा, सावधान। सावधान रहने से बात स्पष्ट हो जाती है। तो विधेय भी दो तरह के होते हैं। एक, जैसे सीधे क्रिया स्पष्ट रूप से क्रिया प्रयुक्त हो तो वह सरल विधेय कहलाता है, और जब क्रिया से हमें स्पष्ट न हो, विधेय स्पष्ट न हो और उसके लिए किसी दूसरे संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग करके उसे हम अर्थ दें, उसको पूर्ण करने के लिए ले आएं, तो ऐसे विधेय जो हैं जटिल विधेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल विधेय। अब आपने क्या क्या देखा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने उद्देश्य समझा। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में बात कही गई है, की जाती है, वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोहन ने और आलसियों से, इस वाक्य में आलसियों से, इस वाक्य में मोहन ने। उद्देश्य के लिए जो भी विशेषण या वाक्यांश प्रयुक्त होते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के लिए जो शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो शब्द पद कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। तो उद्देश्य के लिए जो शब्द या पद विधान करता है वही शब्द या पद विधेय कहलाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिया ही विधेय कहलाती है। तो यह तोड़ा यहां पर विधेय है और सावधान रहें यहां विधेय है। यहां सावधान शब्द जुड़कर रहें को अर्थ देता है, इसके अधूरेपन को पूरा करता है। इसीलिए इस तरह वाले विधेय जटिल विधेय कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं बोल रहा हूं, मेरा भाई दुकानदार है। मेरा भाई उद्देश्य हो जाएगा, है से काम नहीं चलता, इसीलिए दुकानदार शब्द जो आया वाक्य में, दुकानदार पद जो आया, तो दुकानदार पद जैसे यहां सावधान रहें वैसे वहां दुकानदार है, वह पूरा का पूरा जटिल विधेय कहलाएगा। तो आपने यह देख लिया। अब हम एक दूसरा वाक्य लिखते हैं और उसके उदाहरण से देखते हैं। हमने एक और वाक्य लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपको चीजें और स्पष्ट समझा दी जाएं। मेरे भाई मोहन ने अपने बगीचे में पत्थर से मारकर आम तोड़ा।
आप वाक्य पढ़ रहे हैं, वाक्य सुन लिए। इस वाक्य में किसके लिए काम किया जा रहा है? मोहन ने। और मोहन कौन है? मेरे भाई। मोहन ने किसके लिए काम किया जा रहा है? मोहन के लिए। तो मोहन ने क्या हो गया? उद्देश्य। मोहन ने उद्देश्य हो गया। और उद्देश्य का विस्तार क्या है? मेरे भाई। यह क्या है? उद्देश्य विस्तार हो गया। अब इस उद्देश्य के लिए, मोहन ने के लिए कौन सा विधान किया गया है? मोहन ने क्या कर रहा है? तोड़ा। यह विधेय है। यह क्या है? विधेय है। और कैसा विधेय है? सरल विधेय है, क्योंकि क्रिया से बात स्पष्ट है। इसके लिए किसी दूसरे विशेषण, संज्ञा या किसी अन्य शब्द के प्रयोग की जरूरत नहीं है। इस क्रिया से ही बात स्पष्ट है, इसीलिए यह सरल विधेय है। अब यहां से लेकर जो बचा, यहां से लेकर यह पूरा का पूरा क्या है? विधेय विस्तार। क्या है? वहां से लेकर यह पूरा का पूरा आम तक, अपने से लेकर आम तक विधेय विस्तार है। तो आपने समझ लिया उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके लिए बात कही जा रही है, बात की जा रही है, जिसके विषय में बात की जा रही है, वह उद्देश्य होता है। जैसे इस वाक्य में मोहन के लिए की जा रही, तो मोहन ने। और हमने बताया कि हमेशा अपने कारक चिन्ह के साथ, हमेशा अपने कारक चिन्ह के साथ होता है। अगर यहां कारक चिन्ह न रहता तो मोहन अकेले होता, लेकिन यहां पर ने, से, को, के लिए जो भी कारक चिन्ह लगा होता, उस कारक चिन्ह के साथ यह पूरा का पूरा उद्देश्य कहलाएगा। और उसके लिए प्रयुक्त विशेषण या वाक्यांश उद्देश्य विस्तार कहलाएगा। क्रिया विधेय है। और इसके अलावा जो भी वाक्य का हिस्सा बचा, वह सब का सब विधेय विस्तार है। तो आपने यह समझ लिया। अब आइए हम इसकी परिभाषा और कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अब आप देख रहे हैं उद्देश्य की परिभाषा लिखी हुई है। क्या है? मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दें। वाक्य का वह अंश जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण, मोहन ने आम तोड़ा, हमने आपको बताया भी। उद्देश्य प्रायः कर्ता होता है, जैसा कि मोहन यहाँ पर कर्ता का काम कर रहा है, और अपने कारक चिन्ह ने के साथ या से के साथ, जो भी उसका कारक चिन्ह आए, अपने कारक चिन्ह के साथ उद्देश्य कहलाता है। एक और उदाहरण देखिए आप। बुद्धिमान सदा सत्य बोलते हैं। अब यहाँ बुद्धिमान, आप जानते हैं बुद्धिमान विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य के रूप में आया है। इस तरह से जब कर्ता के अलावे दूसरे प्रकार के शब्द, विशेषण शब्द या फिर दूसरे कारक वाले शब्द आते हैं और आकर के उद्देश्य का काम करते हैं, तो इनको व्याकरण की भाषा में अप्रधान कर्ता कहते हैं, अप्रधान कर्ता कारक कहते हैं। इसी तरह विद्यालय में छुट्टी है, यहाँ विद्यालय में अधिकरण कारक है, लेकिन यह उद्देश्य का काम कर रहा है। तो इसी तरह अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। उद्देश्य का विस्तार क्या होता है? उद्देश्य की विशेषता प्रकट करने वाले पद या पद समूह उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन के भाई ने आम तोड़ा। अब यहाँ पर किसके विषय में बात की जा रही है? तो भाई ने, इसलिए भाई ने उद्देश्य हो गया। और उसका विस्तार क्या है? मोहन के। यह उद्देश्य का विस्तार हो गया। बेकार बैठे रहने वाले आलसियों से सावधान रहें। हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख कर इसको आपको बाकायदे समझाया कि आलसियों से कैसे उद्देश्य है और बेकार बैठे रहने वाले वाक्यांश उद्देश्य का विस्तार है। विधेय के बारे में, विधेय की परिभाषा लिखी हुई देख रहे हैं आप। जो शब्द या पद, मैं शब्द या पद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होते ही शब्द पद बन जाते हैं। जो शब्द या पद उद्देश्य के विषय में विधान करता है, वह विधेय कहलाता है। उदाहरण,
वहीं मोहन ने आम तोड़ा, तोड़ा विधेय है क्योंकि उसी से विधान किया जा रहा है, विधान करने वाला वही है। यह सरल विधेय है। सरल विधेय के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। मैं आपका शिक्षक हूं, यहां पर हूं केवल एक सहायक क्रिया का प्रयोग है, मैं के लिए जो आई, मैं की सहायक क्रिया, लेकिन अधूरी लग रही है, इसीलिए शिक्षक शब्द के द्वारा उसे अर्थ प्रदान किया गया, उसे पूरा अर्थ दिया गया। तो शिक्षक हूं मिल करके एक विधेय का काम कर रहे हैं और यह जटिल विधेय कहलाते हैं। इस तरह के जटिल विधेय कहलाते हैं। अब बॉक्स में आप जो वाक्य देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। बॉक्स में जो बातें लिखी गई हैं यह महत्वपूर्ण है, इसे आपको ध्यान देना है। उद्देश्य और विधेय क्रमशः कर्ता और क्रिया के समानार्थी हैं, लेकिन पर्याय नहीं हैं। इस तथ्य पर विशेष ध्यान रखेंगे। उद्देश्य कर्ता और विधेय क्रिया का केवल समानार्थी भर है, वह पर्यायवाची नहीं है। इसे आप विशेष ध्यान रखेंगे। विधेय के विस्तार को देख लेते हैं। विधेय का विस्तार किसे कहते हैं? तो अपने विस्तार सहित उद्देश्य को छोड़कर वाक्य में विधेय के साथ वाला पूरा का पूरा भाग या हिस्सा विधेय का विस्तार कहलाता है, विधेय का विस्तार है। उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है। मेरे भाई मोहन ने अपने बगीचे में पत्थर से मारकर दोस्त के लिए आम तोड़ा। यहां मोहन ने उद्देश्य है, मेरे भाई उद्देश्य का विस्तार है, तोड़ा क्रिया विधेय का काम कर रही है और अपने बगीचे में पत्थर से मारकर दोस्त के लिए आम, यहां तक पूरा का पूरा विधेय का विस्तार है। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, उद्देश्य का विस्तार क्या होता है और विधेय का विस्तार क्या होता है। अब आइए हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, अब हम सीधे आपके पाठ्यक्रम पर आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। तीनों प्रकार के वाक्य आपको पढ़ने हैं। अब हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। सरल वाक्य के विषय में मैं 3-4 बार आपको लगभग बता चुका हूं अब तक कि सरल वाक्य में एक विधेय होता है। मैंने उद्देश्य का नाम नहीं लिया, यही ध्यान रखिएगा। सरल वाक्य में एक विधेय होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। 2 उदाहरण मैं लिखा हूं, देखिए। विधेय के बारे में हमने आपको बताया कि उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है वह विधेय कहलाता है। तो किसके विषय में इस वाक्य में विधान किया गया है? मोहन के बारे में। अब विधान क्या किया गया है, किस शब्द द्वारा विधान किया गया है? तो तोड़ा के द्वारा, तोड़ा क्रिया के द्वारा विधान किया गया है। अतः यह विधेय है। इसी एकमात्र एक विधेय होने के कारण यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में केवल एक विधेय है और जहां एक विधेय हो, मात्र एक विधेय हो, वही सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए। मोहन, सोहन और रीता ने आम तोड़कर गिरा डाले। किसके विषय में बात की जा रही है? मोहन, सोहन और रीता ने, 3 लोगों के विषय में बात की जा रही है। तो उद्देश्य एक से अधिक हो गया। यहां पर 3 उद्देश्य हैं। मोहन पहला उद्देश्य, सोहन दूसरा उद्देश्य और रीता तीसरा उद्देश्य। 3 उद्देश्य हैं। अब विधेय पर आते हैं। क्या किया उन्होंने? तोड़कर गिरा डाले। अब आप कह सकते हैं कि सर यहां तोड़ना, गिराना, करना और डालना, तोड़ना, करना, गिराना और डालना, 4-4 क्रियाएं दिखने लगी। अब क्या होगा? आप कह सकते हैं विधेय हमेशा यह जटिल विधेय है, इसे आप जटिल विधेय के अंतर्गत रखेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मोहन, सोहन और रीता ने डाले, डाले कहने से तो कोई अर्थ नहीं स्पष्ट होता। तो इस डाले के अर्थ को भरने के लिए रंजक क्रिया गिराना आई, गिरा डाले, और यह तोड़कर पूर्वकालिक क्रिया, आम तोड़कर गिरा डाले।
तो विधेय क्या है? यह संयुक्त क्रिया जो है, याद रखिए विधेय क्रिया है और क्रिया में संयुक्त क्रिया भी आती है। सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि संयुक्त क्रिया भी क्रिया में समाहित है। तो यह गिरा डाले पद जो है यह क्या है? विधेय है। और आम तोड़कर यह क्या है? विधेय का विस्तार है। आम तोड़कर विधेय का विस्तार है और गिरा डाले विधेय है। तो यहां पर एक विधेय है, यह गिरा डाले संयुक्त क्रिया है, एक क्रिया है जो कि संयुक्त क्रिया कही जाती है। संयुक्त क्रिया की परिभाषा आप जानते हैं, जहां दो क्रियाएं हो, एक मुख्य क्रिया और दूसरी रंजक क्रिया, तो ये दो क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया बनाती हैं। तो यहां पर संयुक्त क्रिया है गिरा डाले। तो ऐसे वाक्यों से आपको घबराना नहीं है कि अब हम यहां क्या करें, इसे कौन सा वाक्य माने, यह भी सरल वाक्य ही है। अब मैं एक और लिखता हूं, आप जरा बताइए। दौड़ो। अचानक आपके शिक्षक आपको बोल पड़ते हैं दौड़ो, पकड़ो, जाओ, इसे आप क्या कहेंगे? विधेय तो है लेकिन उद्देश्य तुम छिपा हुआ है। तुम या तुम लोग, आप 5-6 साथी बैठे रहते हैं और शिक्षक अचानक किसी काम के लिए कहते हैं पकड़ो, दौड़ो, तो मतलब तुम लोग दौड़ो, तुम लोग पकड़ो। या अकेले हैं आप शिक्षक के साथ और उन्होंने अचानक कहा जाओ, तो मात्र इतना भी सरल वाक्य का उदाहरण कहलाएगा। यह भी सरल वाक्य है। परीक्षा में यह नहीं आएगा, केवल आपको विशेष जानकारी के लिए हमने बता दिया। ठीक वैसे ही जैसे वाक्य पढ़ाते समय हमने एक पदीय वाक्य की चर्चा की थी। जी, हाँ, आप आते हैं, अपने सर से पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, वह केवल इतना ही बोलते हैं हाँ। आपके शिक्षक आपसे पूछते हैं क्या तुमने काम कर लिया, तो आप क्या कहते हैं? जी, इतना ही बोलते हैं। तो वह एक पद चूंकि वाक्य बन गया है तो शब्द, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण वह पद बन गया है, तो ऐसे वाक्य एक पदीय वाक्य कहलाते हैं। और पूरा का पूरा आपका एक पाठ महावाक्य कहलाता है, मैं बता चुका हूं। तो विधेय होने के कारण यह भी साधारण वाक्य या सरल वाक्य माना जाएगा। ऐसा कुछ व्याकरण या कुछ व्याकरण के विद्वान को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। तो ऐसे व्याकरण के विद्वान इसको भी सरल वाक्य के उदाहरण में मानते हैं। अब आइए हम परिभाषा और कुछ और उदाहरण देख करके समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सरल वाक्य की परिभाषा यहां पर लिखी हुई है। सरल वाक्य में केवल एक विधेय या क्रिया होती है। उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे मोहन ने आम तोड़ा, मोहन, सोहन और रीता ने आम तोड़कर गिरा डाले। इन वाक्यों को मैंने विस्तार से आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाया भी, आपने देखा और यहाँ उदाहरण में लिखा भी है। साथ ही साथ कौन पद उद्देश्य है, कौन विधेय है, यह स्पष्ट रूप से आपको लिखा भी गया है। एक और उदाहरण देखिए, हवा चल रही है, इसमें चल रही है विधेय है। ठीक वैसे ही जैसे गिरा डाले, हमने संयुक्त क्रिया को देखा, यहाँ पर चल रही है संयुक्त क्रिया है। अब सरल वाक्य बड़ा से बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हमने एक उदाहरण आपको खोज कर लाया है। देखिए, तेजी के साथ दौड़ती हुई छोटी छोटी सुनहरी मछलियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। अब इसमें किसके विषय में बात की जा रही है? मछलियां। तो मछलियां उद्देश्य हो गया। और मछलियां कैसी हैं? तेजी के साथ दौड़ती हुई छोटी छोटी सुनहरी। यह वाक्यांश पूरा का पूरा मछलियों के लिए आया है, इसलिए यह मछलियां उद्देश्य का विस्तार है। अब विधेय क्या है? क्या विधान किया जा रहा है? तो दिखाई पड़ रही हैं, ये मछलियां दिखाई पड़ रही हैं, तो दिखाई पड़ रही हैं विधेय है, क्योंकि यही विधान किया गया है, यही क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। और साफ, यह विधेय का विस्तार है। दौड़ो, लाओ, आओ, आऊं, लाऊं, जाऊं, यह जो बॉक्स में लिखा हुआ देख रहे हैं, तो दौड़ो, लाओ, आओ में तुम छिपा है और आऊं, लाऊं, जाऊं में मैं छिपा हुआ है। और कैसे, मैंने आपको बोल करके, उच्चारण के, लहजे के, टोन के माध्यम से बताया भी, आपने देखा भी।
तो उद्देश्य छिपा है और विधेय होने के कारण यह सरल वाक्य का उदाहरण है, ऐसा कुछ वैयाकरण मानते हैं। तो यह थोड़ी सी मनोरंजक और रोचक बात थी, तो मैंने आपको बताना उचित समझा ताकि आप जानते रहें। एक और बॉक्स में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है क्रिया शब्द में संयुक्त क्रिया का भी समावेश होता है। मैंने यह लिख करके इसलिए स्पष्ट कर दिया कि आप साधारण वाक्य को पहचानने में गलती न करने पाएं। और हमने ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा तो दिया ही था कि कैसे गिरा डाले, मोहन, सोहन और रीता ने आम तोड़कर गिरा डाले वाले वाक्य में कि कैसे वह विधेय है, संयुक्त क्रिया होने से वह विधेय है, हमने समझा दिया था आपको। तो इस प्रकार से यह साधारण वाक्य या सरल वाक्य भी इसको कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने वाक्य के अंग क्या होते हैं, तो उद्देश्य और विधेय, उसके बारे में पढ़ा। उद्देश्य क्या है और उद्देश्य का विस्तार क्या है वह जाना। विधेय क्या है और विधेय का विस्तार क्या है हमने यह जाना। इसके साथ साथ हमने सरल वाक्य के बारे में जाना कि जिस वाक्य में सिर्फ एक विधेय हो वह सरल वाक्य होता है, और उसे विभिन्न उदाहरणों से हमने देखा। अब अगले भाग में हम मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800-5728-585 पर संपर्क कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में। आइए देखते हैं हम आज क्या पढ़ेंगे। आज के इस एपिसोड में हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम रसायन शास्त्र के पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। आज हम इस पाठ के भाग 1 और भाग 2 को देखेंगे। उसके बाद हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसमें हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन भाग 5 को देखेंगे। इसी के साथ हम इन दोनों पाठों के अंत में हम उस विषय से संबंधित कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। मैं आशा करती हूँ अभी तक आप सभी ने अपनी कॉपी और कलम ले ली होगी, जिसमें आप आज पढ़ाए जाने वाले विषय के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे वैद्युत रसायन का। उसके बाद हम गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। वैद्युत रसायन में रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन का अध्ययन होता है। इस पाठ में हम काफी सारे सेलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैटरियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले सेल से, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनी सेल। तो आइए जानते हैं गैल्वेनी सेल क्या होता है। यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सेल गिब्स ऊर्जा को विद्युत कार्य में परिवर्तित करता है। यह गैल्वेनी सेल होता है। आइए देखते हैं गैल्वेनी सेल का चित्र। भी जो आपके सामने स्क्रीन पे आया वो गैल्वेनी सेल का चित्र है। आप देख सकते हैं चित्र में आपको 2 बीकर दिख रहे हैं। एक नीले रंग का बीकर है और एक ग्रे रंग का बीकर है। जो नीले रंग का बीकर है उसमें
कॉपर के लवण का विलयन मौजूद है और जो ग्रे रंग का बीकर है उसमें जिंक के लवण का विलयन मौजूद है। नीले रंग के बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोड डला हुआ है और ग्रे रंग के बीकर में जिंक का इलेक्ट्रोड डला हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में तारों से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं जिंक के इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है और कॉपर के इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, उसके विपरीत जा रहा है विद्युत धारा। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जिस इलेक्ट्रोड में प्लस का साइन है उसे कैथोड कहा जाता है और जिस इलेक्ट्रोड में माइनस का साइन है उसे एनोड कहा जाता है। उसके अलावा आप इस चित्र में एक और चीज देख रहे होंगे जिसे लवण सेतु कहा जाता है। इस सेतु में एक लवण मौजूद होता है और लवण सेतु का काम ये होता है कि वो विद्युत पथ को पूरा करता है। तो ये गैल्वेनी सेल का चित्र है, आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए। आइए अब बात करते हैं गैल्वेनी सेल की प्रतिक्रिया के बारे में। आपके सामने अभी 3 प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप इन्हें प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं और आप इन्हें अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, एक सबसे ऊपर में और 2 नीचे। तो जो 2 नीचे अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं उसमें से पहली वाली जिसमें कॉपर 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कॉपर, ये जो प्रतिक्रिया है इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। उससे नीचे वाली जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, जिंक है और जिंक टूट के हमें जिंक 2+ जमा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को अगर हम जमा कर दें तो हमें ऊपर वाली अभिक्रिया मिल जाती है जिसमें जिंक जमा कॉपर 2+ देता है जिंक 2+ जमा कॉपर। तो ये जो ऊपर वाली अभिक्रिया है वो नीचे वाले दोनों अभिक्रियाओं से ही मिलके बनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की। इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघटय के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल 1 इकाई होती है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी हैं परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं। सेल का निरूपण क्या होता है? जब आपको प्रश्न आपके सामने आएगा, आपके सामने एक निरूपण लिखा होगा, उससे आपको पहचानना है कि कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। तो वही जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूं। अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि तांबा और चांदी का सेल है, उसके लिए निरूपण निम्नानुसार होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 डंडियां हैं, उन 2 डंडियों के दाहिने तरफ चांदी का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ तांबे का इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं चांदी का जो इलेक्ट्रोड है वो +1 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 डंडियां हैं उनके दाहिने तरफ हमेशा कैथोड आएगा। अगर दाहिने तरफ कैथोड आएगा तो उसके बाएं तरफ हमेशा एनोड आएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए या इसको याद कर लीजिए कि जो 2 डंडियां होती हैं उनके दाहिने तरफ कैथोड आता है और उन 2 डंडियों के बाएं तरफ एनोड आता है। इसको कहते हैं सेल का निरूपण। आप अब ये सोच रहे होंगे कि ये 2 डंडियां क्या हैं? ये 2 डंडियां लवण सेतु को दर्शाती हैं। लवण सेतु को अंग्रेजी में सॉल्ट ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये है सेल का निरूपण। बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की।
गैल्वेनी सेल के इलेक्ट्रोड विभव को निम्नानुसार निकाला जाता है। जो हमारा ई सेल होता है बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट के। राइट का मतलब दाहिना और लेफ्ट का मतलब बायां। तो अभी जो मैंने आपको निरूपण दिखाया था उसी के हिसाब से जो दाहिने तरफ हमारा इलेक्ट्रोड होगा हम उसका विभव पहले लिखेंगे, माइनस जो हमारा बाएं तरफ इलेक्ट्रोड होगा उसके विभव को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे हम गैल्वेनी सेल का विभव निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सभी तापमान पर शून्य विभव निर्दिष्ट किया जाता है। इसका उपयोग अन्य सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को खोजने के लिए किया जाता है। हम आमतौर पर किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव नहीं निकाल सकते, तो इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि हमने आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने इस पार्ट का परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी बातें समझ आई होंगी और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से कर लीजिए और इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम नस्ट समीकरण से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम नस्ट समीकरण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नस्ट समीकरण से। देखिए क्या होता है, ये समीकरण जो है वो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब उपयोग की जाने वाली स्पीशीज की सांद्रता एक इकाई नहीं होती। हमने पिछली वीडियो में जो तरीका देखा था इलेक्ट्रोड विभव निकालने का, वो तब काम आता है जब जो हमारी स्पीशीज होती हैं उनकी सांद्रता एक होती है। लेकिन उन परिस्थितियों में जहां पर स्पीशीज की सांद्रता एक इकाई नहीं होती, उसके लिए हमें नस्ट समीकरण का उपयोग करना पड़ता है। तो ये देखते हैं नस्ट समीकरण क्या होता है। एक अभिक्रिया अभी आपके स्क्रीन पे आई है। स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी देता है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये एक सामान्य रसायन अभिक्रिया है। इसके लिए अगर मुझे नस्ट समीकरण लिखना है तो वो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा। अब देख सकते हैं जो मेरा ई सेल होगा वो बराबर होगा ई नॉट सेल के। ये ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है माइनस 2.303 RT डिवाइड NF log C की सांद्रता पावर C, D की सांद्रता पावर D डिवाइड में A की सांद्रता पावर A, B की सांद्रता पावर B। तो ये नस्ट समीकरण होता है। R, T और F की वैल्यू जो है वो स्थिरांक होती है
उसे आप यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर n की संख्या चाहिए और उसके बाद आपको सांद्रता चाहिए CdAvg। तो फिर उसके बाद आप जो E सेल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जब तापमान 298 केल्विन होगा क्या होता है, यह समीकरण निम्न प्रकार से बदल जाता है। आप देख सकते हैं जो 2303 है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया RT और NF की जो भी वैल्यू होगी उससे, तो उससे जो ऊपर आती है वैल्यू वो होती है 0.059 डिवाइड में n। तो इससे अब क्या होगा, आपको सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आपको n की वैल्यू रखनी है और आपको E सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये नष्ट समीकरण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। और अभी आप इस समीकरण को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक की। तो साम्य की स्थिति पर जो E सेल होगा वो 0 के बराबर होगा, इसलिए नष्ट समीकरण बदल जाता है और वो कुछ ऐसा हो जाता है। E0 सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF log K। आपको RT, NF और E0 सेल की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो आसानी से आप K की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि साम्य स्थिरांक है। तो इस तरह से हम नष्ट समीकरण से जो साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं गिब्स ऊर्जा की। तो नष्ट समीकरण से हम गिब्स ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। गिब्स ऊर्जा और E0 सेल के बीच निम्न संबंध है, डेल्टा G0 बराबर माइनस NF E0। हम अगर E0 की अगर वैल्यू रखेंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां से डेल्टा G0 बराबर माइनस 2.303 RT log K। यहां पर आपको K की वैल्यू और तापमान की वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे आप डेल्टा G जो कि हमारी गिब्स ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं चालकता और प्रतिरोधकता की। आप अभी स्क्रीन के सामने एक चीज देख रहे होंगे, R बराबर रो L अपॉन A, जहां पर रो जो है वो प्रतिरोधकता होती है। अगर हम इस समीकरण को उल्टा कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, G बराबर कप्पा A अपॉन L। G की वैल्यू 1 अपॉन R होती है, तो हमने R को 1 अपॉन R किया तो वो G बन गया, और कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन रो होती है, तो हमने रो को उल्टा करके 1 अपॉन रो किया तो वो कप्पा बन गया। तो यहां से G बराबर कप्पा A अपॉन L हो गया। यहां पर कप्पा जो है वो चालकता कहलाता है और G जो है वो चालकत्व कहलाता है। आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दूसरा कारक है उत्पन्न आयनों का आमाप एवं उनका विलायक योजन। तीसरा कारक है विलायक की प्रवृत्ति एवं इसकी श्यानता। चौथा कारक है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। पांचवा कारक है ताप। तो ये सारे कारकों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चालकता सेल। किसी भी आयनिक विलयन की अगर हमें चालकता निकालनी है तो उसके लिए हमें चालकता सेल की जरूरत पड़ती है। चालकता सेल में आप देख सकते हैं बीच में एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम आयनिक विलयन भरते हैं, और ट्यूब के आखिरी में हमें 2
प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मिलते हैं और उनको हम तारों से जोड़ देते हैं। आयनिक विलयन की चालकता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। R बराबर रो L अपॉन A बराबर L अपॉन कप्पा A। हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं चालकता सेल में हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हमें आखिरी में कप्पा की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम देखेंगे कि हम कप्पा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। होता क्या है, L अपॉन A जो है वो बदलेगा नहीं, तो हम उसे G स्टार कहते हैं। तो अगर हमने L अपॉन A को G स्टार कहा तो इससे R बराबर G स्टार अपॉन कप्पा हो जाएगा। उसके बाद हम R को 1/G लिख सकते हैं, तो 1/G बराबर G स्टार अपॉन कप्पा। तो इससे हमारे पास G स्टार बराबर कप्पा आ जाएगा। अब हम G कैसे निकालेंगे? तो G निकालने का तरीका है, हम चालकता सेल को एक व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप अपने भौतिकी में पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करता। तो अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज में अपना चालकता सेल लगाएंगे तो उससे क्या है, आप वहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R। तो आपको G स्टार की वैल्यू पता है, आपको R की भी वैल्यू पता है, आपको कप्पा पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम चालकता सेल से किसी भी आयनिक विलयन की चालकता निकालते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने नस्ट समीकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने चालकता सेल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी, और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को अपनी रसायन विज्ञान भाग 1 NCERT से पढ़ लीजिएगा और इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम प्रबल विद्युत अपघटय के बारे में पढ़ेंगे, और हम दुर्बल विद्युत अपघटय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूणपोष को समझा था। इस वीडियो में हम बीज, फल, असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझेंगे। तो चलिए बीज तथा फल निर्माण से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, और जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बीज को समझते हैं। पुष्पी पादपों में बीज लैंगिक प्रजनन का परिणाम होता है। एक बीज में मुख्यतः बीजपत्र, बीजावरण और भ्रूण होता है। अब दोस्तों, बीज दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है गैर एल्ब्यूमिनस बीज, दूसरा है एल्ब्यूमिनस। अब हम इनको समझेंगे। गैर एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष भ्रूण द्वारा पूरी तरह उपभोग कर लिया जाता है, यानी इसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। इसका उदाहरण है मटर, मूंगफली।
और दूसरी तरफ एल्ब्यूमिनस बीजों में भ्रूणपोष मौजूद होता है और इसका उदाहरण है गेहूं, मक्का। और दोस्तों कभी कभी कुछ बीजों में जैसे कि चुकंदर और काली मिर्च में जो बीजांडकाय होता है वो शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय परिभ्रूणपोष कहलाता है। तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है। अब दोस्तों जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। फलस्वरूप सामान्य चयापचय क्रिया धीमी पड़ने लगती है और भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम प्रसुप्ति कहते हैं। आइए दोस्तों बीज को हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। अब बीजांड का आद्य आवरण बीज में आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है, जिसे हम बीज छिद्र कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीज छिद्र से जल और ऑक्सीजन प्रवेश करेगी, जिससे कि ये फिर अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और फल को समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, यह एक फल का चित्र है और जो अंडाशय की दीवार होती है वो फल भित्ति में विकसित हो जाती है, जिसे हम अंग्रेजी में पेरिकार्प कहते हैं। अब ये फल भी कई प्रकार के होते हैं, तो अब हम उनको समझेंगे। तो जो सबसे पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं आभासी फल, जिसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। इस प्रकार के फलों की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। मतलब कि अंडाशय और पुष्पासन साथ में मिलकर फल की रचना करते हैं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। इसका अगला प्रकार है वास्तविक फल, जिसका उदाहरण है आम। इस प्रकार के फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं। तीसरा इसका प्रकार है अनिषेक जनित फल, जिसका उदाहरण है केला। ये फल बिना निषेचन के विकसित होते हैं। दोस्तों आपको इन सभी फलों के प्रकार और हर एक प्रकार का एक ना एक उदाहरण तो याद ही रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और असंजनन एवं बहुभ्रूणता को समझते हैं। कुछ पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करना असंजनन कहलाता है, और दूसरी ओर अगर प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होंगे तब हम इस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। ये चीज आप सभी को याद रखनी है। असंजनन का उदाहरण है एस्टरेशिया फैमिली के सदस्य और बहुभ्रूणता का उदाहरण है आम। यहाँ पर दोस्तों आपका अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने बीज के बारे में पढ़ा, हमने फल के बारे में पढ़ा और साथ ही में हमने असंजनन एवं बहुभ्रूणता को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज का एपिसोड समझ आया होगा और आपने इस एपिसोड को भरपूर एंजॉय भी किया होगा। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का विद्युत रसायन पाठ को पढ़ा। उसके बाद हमने जीव विज्ञान का पाठ पढ़ा जो था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। चलिए अब देख लेते हैं कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल के एपिसोड में हम कक्षा 10 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश का चैप्टर फायर एंड आइस पढ़ेंगे
और उसके बाद हम हिंदी का भी एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लखनवी अंदाज।